नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की ये हमारी क्लास है वो यूपीएससी परीक्षा को लेकर के है कि किस तरीके से यूपीएससी परीक्षा में क्या क्या होता है, इसका बेसिक क्या है। होता क्या है कि प्रारंभ में बहुत सारे बच्चे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो उनको यूपीएससी के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होती है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यूपीएससी क्या है हमारा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी के लिए प्रशिक्षण आईएएस, रीडिफाइनिंग एजुकेशन बाय एकेडमी, रेवा के माध्यम से हम बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे और हम किस तरीके से आपकी यूपीएससी सिविल की तैयारी में कैसे और क्या मदद कर सकते हैं, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। तो यूपीएससी के बारे में लगभग हर भारतीय नौजवान का एक सपना होता है कि वो सिविल सर्विस में जाए और अपनी क्लास को 1 या 2 साल की मेहनत में वो अपर ग्रेड में जा कर के अपनी चीज़ों को चेंज करे, अपने भविष्य को संवारे, और जितने भी उसके सपने होते हैं वो सारे सपने उसके इसी परीक्षा से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चे साल भर, कई सालों तक लगातार मेहनत करते हैं और अंत में उस जुनून के साथ में वो सफलता भी प्राप्त करते हैं। और जो उनके सपने होते हैं, जो चुनिंदा भविष्य उन्होंने देखा इस चीज़ को लेकर के, तो उसी सपने को साकार करने के लिए प्रशिक्षण आईएएस भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है कि यूपीएससी परीक्षा जो है ये कैसे कंडक्ट कराई जाती है, यूपीएससी क्या है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक है कि यूपीएससी है क्या। देखिए, बहुत सारे बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं, नाम सुना होता है कि हमें यूपीएससी में जाना है, लेकिन यूपीएससी है क्या, किस तरीके की संस्था है, इसका काम क्या है, क्या ये केवल नियुक्तियां करती है या नियुक्तियां करने के अलावा भी और इसके काफ़ी सारे कार्य होते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते हुए फिर एक एक करके इसकी जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, जिन्हें हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनके अपने क्या कार्य होते हैं और उन कार्यों के तहत आपको कितनी पावर दी जाती है, कितनी पक्ष मिलेगी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, यूपीएससी जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। मैं आपको पहले बता देता हूं, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन हमारे संविधान में उसी समय से हुआ जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ। तो संवैधानिक निकाय का मतलब कि हमारे संविधान में एक भाग आता है दोस्तों, भाग 15। जब आप संविधान पढ़ोगे आईएएस की तैयारी में, तो वहां पर आपको सारे पार्ट्स पढ़ने होंगे संविधान के। तो भाग 15 है, तो भाग 15 का चैप्टर 2, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2। तो इसमें आपको यूपीएससी के बारे में बहुत सारी जानकारी कई आर्टिकल्स में मिलेंगी। तो भाग 15 के अंतर्गत हमारा एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 315। तो 315 से 323 तक इतने आर्टिकल्स में हमारे संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई। उसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय सरकार में सिविल सेवाओं और अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने का कार्य सौंपा गया है। तो देखिए, यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो भारत को प्रशासनिक अधिकारी प्रोवाइड कराती है, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये सारी कार्य किसके हैं, यूपीएससी के हैं। तो यूपीएससी परीक्षा उन व्यक्तियों का चयन करने के लिए महत्वपूर्ण है जो नीति निर्माण, प्रशासन, कानून प्रवर्तन, विदेश नीति, आर्थिक शासन जैसे क्षेत्रों में देश की सेवा करेंगे। तो देखो, जो भी व्यक्ति आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनता है, उनका जो मुख्य कार्य होता है वो एक तो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, इसीलिए ये भारतीय प्रशासन के स्तंभ भी कहे जाते हैं। और जितने भी अखिल भारतीय सर्विस होती हैं आपकी, आईएएस हो गई, आईएएस, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया, ये जितनी भी अखिल भारतीय सर्विसेज हैं, इन सभी सर्विसेज को भारत के संविधान का या ये कहें भारत के प्रशासन का वास्तविक वास्तुकार कहा जाता है, यानी कि रियल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कौन होते हैं, आपके सिविल सेवक होते हैं। इसीलिए जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में एक शब्द आता है आपका कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि विधान
मंडल या हमारी जो विधायिका होती है वो जिन रूल्स और रेगुलेशंस वो पारित करती है, तो उनके अकॉर्डिंग शासन चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारे सिर्फ कार्यपालिका की होती है। और कार्यपालिका को भी आगे चल के दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है आपकी स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका को हम प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं, जिसमें हमारे सारे के सारे सिविल सेवक आते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका को हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे जितने भी एमएलए, एमपी, पार्लियामेंट के मेंबर हो गए, इन सभी को शामिल किया जाता है। क्यों उनको अस्थायी इसलिए कहा गया दोस्तों, क्योंकि हर 5 साल में उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है, इसलिए वो अस्थायी कार्यपालिका का, परमानेंट कार्यपालिका का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जबकि हमारे सिविल सेवक जो हैं वो सारे के सारे स्थायी कार्यपालिका का अंग हैं। तो स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए या इनके चयन के लिए हमारे भारत में एक आयोग कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूपीएससी कहते हैं। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी? तो यूपीएससी में हमारे कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय नौजवान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि काश एक दिन मैं भी कलेक्टर या आईपीएस, एसपी बनूंगा और अपने गांव का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जिले का नाम रोशन करूंगा। और उसके लिए हर नौजवान जी जान से मेहनत करता है, पेशेंस के साथ लगा ही रहता है और अंत में वो सफलता पा ही लेता है। तो उसी के लिए आज मैं दोबारा से आप लोगों के सामने इन चीजों की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पद है आपका आईएएस। आईएएस को हम लोग कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी जो हैं वो आपके जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे जिलाधिकारी भी बनते हैं, मंत्रालयों में सचिव भी बनते हैं, प्रमुख सचिव भी बनते हैं। और इसमें जो सबसे हायर पोस्ट होती है ना दोस्तों, वो होती है आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी की। यानी कि आप स्टार्टिंग तो करेंगे किससे, जिलाधिकारी, एसडीएम से या उपजिलाधिकारी से, लेकिन अगर आप बहुत कम एज में सेलेक्ट होकर के प्रशासन में जाते हैं तो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबसेक बनने की जो संभावनाएं होती हैं वो बाकी उम्मीदवारों की तुलना में बहुत ज्यादा होती हैं ना। इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि आफ्टर 12th ही वो तैयारी प्रारंभ कर दें। और आफ्टर 12th तैयारी प्रारंभ करते हैं तो जैसे ही वो 21 एज को क्लियर करते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आए भी होंगे। एक दो ऐसे सेलेक्टर्स हुए, हमारे टॉपर्स हुए, जिनमें टीना डाबी जो थी उन्होंने बहुत ही कम एज में यूपीएससी फाइट किया और 21 साल की उम्र में, ठीक है, एक आईपीएस भी हैं। तो बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। तो जो कम एज में बनता है ना, तो वो आपके मंत्रालयों में बहुत बड़े उच्च पदों पर जाकर के अपॉइंट होते हैं। तो इन चीजों के बारे में आप जानिए। यूपीएससी आईएएस अपने आप में इतनी पावरफुल जॉब है कि कोई भी इस जॉब के लिए मेहनत करने के लिए तैयार होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पद है, आईएएस हो गया आपका, आईपीएस। तो आईपीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। तो आईपीएस अधिकारी देश भर में, अब इनका जो कार्य होता है ना, ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी कि हमारा जो लॉ सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। तो ये पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर, पुलिस महानिदेशक और आतंकवाद निरोधी या साइबर क्राइम जैसी संस्थाओं में कार्य करते हैं और यहीं पर उच्च पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो जिन लोगों का सपना होता है कि उनको वर्दी पहननी और वर्दी में उनको पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को क्या करना है, संभाले रखना है, तो वो लोग क्या करते हैं, आईपीएस का चयन करते हैं। जो शांत स्वभाव के होते हैं, जो प्रशासन के लिए कार्य करते हैं, वो आईएएस का चयन करते हैं। और जिनका इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस वगैरह में होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी आईएफएस यानी कि आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस को ज्वाइन करते हैं। और जो बाहरी देशों में, दूसरे देशों में जाकर के राजदूत के पदों पर कार्य करते हैं, वो आपके आईएफएस वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पद थे। तो आप जब यूपीएससी फाइट करोगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, है ना। जब आप डीएएफ फॉर्म भरेंगे तो वहीं पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है और उन पोस्ट प्रेफरेंस में आपको देना होता है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आप कौन सी पोस्ट प्रेफर करेंगे, सेकंड नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ही देनी होती है। फिर उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू में आपसे उसी तरीके के प्रश्न वगैरह भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला, अब बात यह है कि यूपीएससी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हर भारतीय नौजवान यूपीएससी का सपना देखता है और इसके लिए इतने लंबे समय तक जी जान से मेहनत करता है। तो देखिए, यूपीएससी का नाम आते ही अपने आप में एक गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
अगर आप भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां पर आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसपी, इनकी जो पहुंच है ना, ये बहुत कम होती है। और जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पर लोग इनको बहुत बड़े राजा के तौर पर देखते हैं कि यही हैं जो देश चला रहे हैं। तो जब लोग देखते हैं इनको, इनकी पावर को देखते हैं, इनके रहन सहन, इनके तरीके को देखते हैं, इनके कार्य करने की जो शैली होती है, उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो उनका भी एक सपना बन जाता है कि वो क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो सम्मान है, वो समाज में कई गुना ऊपर उठ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठा, सम्मान पाने के लिए आईएएस का ही चयन करेगा। तो देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, पहला तो यही है आपका कि प्रतिष्ठा और प्रभाव। आईएएस और आईपीएस जैसी जो सेवाएं होती हैं, इनका प्रभाव और जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है। वे सीधे तौर पर नीति निर्माण, शासन, कानून प्रवर्तन, कूटनीतिक संबंध और आर्थिक योजनाओं पर प्रभाव डालते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो वहां पर बीच बीच में स्कूलों में चेकिंग करने के लिए एसडीएम साहिबा या एसडीएम साहब आते रहते थे और स्कूलों में जो भी कमियां होती थी उन कमियों पर वो दृष्टि डालते थे, नज़र डालते थे और बताते थे कि इन कार्यों को इस तरीके से नहीं, ऐसे किया जाना चाहिए। अगर भविष्य में आप ऐसे काम करेंगे तो आपको आपके पद से क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के कार्य होते हैं। दूसरी चीज, वास्तविक जीवन पर प्रभाव। तो एक आईएएस अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी का कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट बनाए रखना, सरकारी योजनाओं को लागू करना और सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करना। यानी कि जो हमारा पब्लिक वेलफेयर है, इन सारी चीजों में कौन काम करते हैं, आपके सिविल सेवक काम करते हैं। तो इसीलिए आपकी यूपीएससी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का एक पॉइंट था। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। देखिए, यूपीएससी की जो परीक्षा संरचना है, जो इसका एग्जाम का पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से होती है। तो पहला तो आपका यही है कि यूपीएससी में अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं, तो मैं बता देता हूं, यूपीएससी के लिए मिनिमम आपकी जो एज है ये 21 होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 21 ईयर क्रॉस कर जाते हैं या हो जाते हैं 21 ईयर के, तो आप यूपीएससी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा, इसमें जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें या क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहां पर आपको कोई बड़ी मानद उपाधि की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और यूपीएससी के पैटर्न को समझ लिया है, उसके सिलेबस को तैयार कर लिया है, तो आप भी यूपीएससी को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये दो चीजें इसकी बेसिक नीड है कि भाई 21 साल की आपकी एज हो और साथ में आप ग्रेजुएट हो, तो यूपीएससी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद में मुख्य चुनौती जहां से प्रारंभ होती है वो आपके परीक्षा पैटर्न को लेकर के होती है, उसके स्ट्रक्चर को लेकर के होती है। तो जो बच्चे प्रारंभिक स्तर पर तैयारी शुरू करते हैं, जिनको यूपीएससी का एबीसीडी भी नहीं पता होता है, तो उन लोगों के लिए यह है कि भाई वो पहले परीक्षा के पैटर्न को समझें। ठीक है, उसके पैटर्न को समझने के बाद परीक्षा कितनी कैटेगरी में होती है, तो हर कैटेगरी का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि भाई प्री होगा तो प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस होगा तो मेंस में कितने पेपर हैं, इंटरव्यू किस बेसिस पे पूछा जाता है, किन विषयों से संबंधित पूछा जाता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी, इसीलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है ना, इसे हम लोग पीटी भी कहते हैं, प्रीलिम्स। ठीक है, तो पीटी में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है सीसेट का और दूसरा पेपर होता है जीएस का। तो सीसेट वाला जो पेपर है, इसको इस समय क्वालिफाई कर दिया गया। इसमें आपको टॉप करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ आप क्वालिफाई कीजिए। इसका मतलब इस पेपर में आपको 33% मार्क्स लाने हैं, जो कि आपकी मेरिट में या कट ऑफ में शामिल नहीं होते हैं। दूसरा पेपर है आपका जनरल स्टडी जीएस का। तो जीएस आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। इसमें कट ऑफ जो बनती है ना आपकी, वो जीएस के पेपर से बनती है। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या होगा ये हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या सिलेबस है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हम रखें, उसके लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। तो जो बेसिक सवाल सभी बच्चों के आमतौर पर होते हैं, उन सारे सवालों का जवाब आपको इन क्लासेस के माध्यम से दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक मार्गदर्शन के तौर पर एक रास्ता मिल जाए और आप भी अपनी तैयारी घर बैठे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने आप सेल्फ स्टडी के तौर पर भी प्रारंभ कर सकें। ठीक है, दूसरा जो है आपका, पहले तो यह है कि आपको सबसे पहले प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, और प्री क्वालिफाई जिसका हो जाता है फिर वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो मेंस में आपके दोस्तों देखो टोटल कितने पेपर होते हैं उसकी भी मैं बात बता देता हूं। तो यहां पर टोटल आपके 9 पेपर होंगे। कितने पेपर होते हैं?
और ये सारे के सारे जो पेपर होते हैं ना, ये आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के नहीं होते हैं, ये सब्जेक्टिव वे में लिखने होते हैं ना। कैसे पेपर होंगे ये सारे के सारे? सब्जेक्टिव। यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, और आप उन 4 ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करके अपना आंसर देते हैं, ठीक है। तो 9 पेपर में से 2 पेपर तो आपके क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग मींस क्या होता है कि एक तो रहेगा आपका इंग्लिश का पेपर, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मींस कि आपको इसमें 33% मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपके बाकी के पेपर चेक किए जाएंगे। अगर आप यहीं फेल हो गए तो आपकी कोई भी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, पहली बात याद रखिए। दूसरा होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मीन्स है कि जो उत्तर भारतीय प्रांत हैं वहां के स्टूडेंट मोस्टली हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देंगे? हिंदी को। लेकिन जो साउथ के लोग हैं, तो हमारे संविधान की एक अनुसूची है आपकी 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दे रखी हैं, आप उनमें से किसी एक भाषा का चयन लैंग्वेज के तौर पर कर सकते हैं। तो अगर आप इन पेपर्स में पास हो जाते हैं तो आपके आगे के पेपर्स कंटिन्यू चेक किए जाएंगे, वरना नहीं किए जाएंगे। दूसरा है कि आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ठीक है। तो ये 4 पेपर्स होंगे आपके 250 मार्क्स के। फिर 2 पेपर हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी ऑप्शनल टोटल आपका 500 मार्क्स का होता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग ऑप्शनल होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में होता है, किसकी रुचि किस विषय में है, ऑप्शनल उस बात पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि किसी को हिंदी साहित्य अच्छा लगता है तो सबने हिंदी साहित्य ले लिया, किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है। जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्किंग कर पाते हैं, आप ऐसे सब्जेक्ट का चयन कीजिए जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, ऐसे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपके और जीएस सिलेक्शन को क्या करता है? श्योर कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक पेपर होता है आपका ऐसे का, निबंध का, और बाद में लैंग्वेज वाले आपके 2 पेपर आएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये आपके 9 पेपर का एक क्राइटेरिया रहता है। 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 एक ऐसे और 2 ऑप्शनल के, ठीक है। तो टोटल 9 पेपर हैं। तो इन 9 पेपरों को उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, तो मेंस क्वालिफाई करने के बाद अगला जो प्रोसेस होती है वो आपके व्यक्तित्व परीक्षण की होती है, कि एक पैनल होता है और उस पैनल में 4 या 5, 6 मेंबर होते हैं। वो मेंबर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है उसको चेक करते हैं, जिसको हम लोग इंटरव्यू का नाम देते हैं, और फिर इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये हमारी कुछ प्रोसेस है। इसके बाद में अब यूपीएससी के लिए तैयारी कैसे करें? मोस्टली हर एस्पिरेंट का, हर उम्मीदवार का ये प्रश्न रहता है कि सर हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली जो शर्त होती है ना किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी युद्ध में उतर रहे हैं तो युद्ध में उतरने से पहले जरूरी है कि आप कितनी तैयारी के साथ उस युद्ध में उतर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि तैयारी हमारी नहीं है, लेकिन हम लड़ने के लिए पहुंच गए और सामने जो मिला हमको वो हमसे भी ताकतवर मिल गया, और वापस हम उससे पिट के वापस मार खा के आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें एक निराशा हाथ लगती है, हम डिमोरलाइज होते जाते हैं, डिमोटिवेशन इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हम आगे के लिए जो तैयारी के लिए जो समय हमें देना चाहिए उस समय को हम अपने आप में बेकार तरीके से क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले किसी भी युद्ध की एक रणनीति होती है कि भाई युद्ध किस तरीके का है और उस युद्ध को जीतने के कितने उपाय हमारे पास हो सकते हैं, संसाधन क्या हैं। तो देखो, यूपीएससी का पहला ही स्टेप ये है कि आप इसको सिलेबस को इसके समझिए कि भाई इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके का है, क्या सिलेबस है। तो जब सिलेबस आपको मोस्टली समझ में आ जाएगा, जैसे कई बच्चों को सिर्फ इतना ही मालूम है कि भाई हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके अलावा करंट, इसके अलावा साइंस, ठीक है। तो इन सारे सिलेबस को जब आप एक बार समझ जाएंगे तो एक बेसिक पकड़ हो जाएगी कि मुझे जिस रास्ते पे चलना है, मुझे इन सब्जेक्ट्स को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये एक पैटर्न समझिए, यूपीएससी का पूरा सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए और उसकी एक स्ट्रेटजी आपके इन हैंड रिटन नोट्स में होनी चाहिए कि मैं
कितने दिन में किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, उसमें आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, जिस तरीके से आप क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब दूसरी बात ये आती है, सबसे पहली बात कि भैया आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बेसिक सवाल होता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्या हम सच में यूपीएससी के उम्मीदवार माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक डाउट आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोगों का स्ट्रीम अलग अलग होता है, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम के कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं, कुछ आर्ट स्ट्रीम के होते हैं, तो जो आर्ट्स वाले होते हैं उनकी थोड़ी बेसिक नॉलेज यूपीएससी के सिलेबस को लेकर के होती है, जबकि जो बाकी बैकग्राउंड जिनका रहता है या जिनकी अदर स्ट्रीम रहती है उन लोगों का थोड़ा सा वो बैकग्राउंड नहीं बन पाता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि भैया एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी क्या करती है मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर के 12 तक की सारी बुक्स कवर करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम निकालने की 3 शर्तें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चीजों की कनेक्टिविटी कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कनेक्ट चीजों को आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कनेक्टिविटी। तो ट्रिपल सी फॉर्मूले पे आपको काम करना है तैयारी के दौरान, और उस ट्रिपल सी फॉर्मूले की शुरुआत एनसीईआरटी से होती है। और तीसरा है आपका कंसोलिडेशन। जो इन 3 शब्दों को समझ गया ना, समझ जाइए वो यूपीएससी को पार कर ले जाएगा। शब्द सुनने में जितने अच्छे हैं, करने में उतना ही पसीना छूटता है हर उम्मीदवार का, लेकिन इतना भी जटिल नहीं है कि आप ये चीजें कर ना पाए। तो एनसीईआरटी इस क्षेत्र में हमारे लिए जो सहयोग का कार्य करती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप यूपीएससी मेंस की जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर आपकी बहुत सारी चीजें इजी होती चली जाएंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात आती है आपकी कनेक्टिविटी की। जब अवधारणाएं हमारी क्लियर होती हैं तो हम उन कॉन्सेप्ट को अपने आसपास की चीजों से, करंट सिनेरियो से जोड़ करके, नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल सिनेरियो से जोड़ करके हम जब चीजों को क्लियर करते हैं, बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वहां पर आपकी कनेक्टिविटी आती है। और कंसोलिडेशन का मीन्स होता है कि जब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी के माध्यम से अपने आंसर राइटिंग में चेंजेज लाते जाते हैं, सुधार लाते जाते हैं, और उसको बहुत कम वर्ड्स में अपनी बहुत गहराई वाली बात जब आप बोल जाते हैं तो वो आपकी कंसोलिडेशन होती है। तो ये सब प्रैक्टिस से आता है, और इस प्रैक्टिस का जो पहला पार्ट है वो आपका एनसीईआरटी है ना। इसीलिए एनसीईआरटी की किताबों को कभी आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कई बार यहाँ से एनसीईआरटी से जो स्टेटमेंट होते हैं यूपीएससी के प्री में या मेंस में वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ना। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी की तैयारी में आपका 60% का जो वेटेज होता है वो आपका एनसीईआरटी का रहता है, ठीक है। और जब आप फिर मूल सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, मूल इन सब्जेक्ट्स पर आएंगे, तब तक आपकी जो पकड़ होगी वो इतनी मजबूत हो जाएगी जो आपको अदर उम्मीदवार से कई सीढ़ियां ऊपर ले जाएगी, है ना। तीसरा स्टेप जो है वो करंट अफेयर का है। करंट अफेयर से आप हमेशा अपडेट रहें। हमेशा अपडेट का मीन्स है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट डेवलप करनी होगी अपने अंदर, कि सुबह उठे चाय कॉफ़ी के टाइम पे, जब भी आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो न्यूज़पेपर को एक बार एनालिसिस कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर आ रहे हैं, जैसे द हिंदू है, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, इंडियन एक्सप्रेस है। तो ये वो न्यूज़पेपर हैं जो आपकी कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं ना। और कनेक्टिविटी जिस दिन आपकी बढ़ेगी उस दिन आपकी कंसोलिडेशन पावर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो द हिंदू पढ़ सकते हैं आप लोग, इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण है उसको पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर है, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो आपको करंट की घटनाओं से अपडेट कराता है। और इसके अलावा आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं करंट की, इन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट से अपडेट रहिए। दूसरा एनसीईआरटी, तीसरा सिलेबस। जिसने इन 3 चीजों को कर लिया, समझिए यूपीएससी की तैयारी उसने प्रारंभ कर दी है। इसके बाद में जो और पॉइंट्स हैं उन पर भी हम बात करते हैं। तीसरा है कि जब इतनी चीजें आपकी हो जाएं तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करते चलिए। देखिए कई बार क्या होता है कि हम तैयारी करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो आंसर राइटिंग आप
सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखने की जितनी ज़्यादा आप आदत डालेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आंसर राइटिंग में कहाँ से शुरू करें, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें, ये सवाल बेसिक रहता है। क्वेश्चन को समझें कैसे, उस क्वेश्चन की मेन बॉडी में क्या लिखें, ठीक है, कितने वर्ड्स में उसको रखा जाए, उसका उचित कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, इन सारी चीज़ों के जो डाउट्स हैं वो आपके अगली क्लास में क्लियर हो जाएंगे। और धीरे धीरे एक फॉर्मेट आप जब बनाना सीख जाएंगे कि मेरा ये प्रश्न है, इसका मूल भाव ये है और इसमें इन कीवर्ड्स पर हम कार्य कर सकते हैं, तो आप उसका एक फॉर्मेट पहले से ही रेडी कीजिए और उसके आधार पर आप अपना उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आपको ग्रामीण भारत पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव पर उत्तर लिखना हो तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो यही बताना पड़ेगा कि ग्रामीण भारत में जो इकोनॉमिकल चेंजेज हैं या सुधार हैं वो किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। वो कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे वो आप एग्जाम्पल से ही समझा सकते हैं। एक उचित निष्कर्ष यानी कि जो रीजनेबल कंक्लूजन होता है वो आंसर को क्या करता है, बहुत ऑथेंटिक बनाता है। उसमें आप लेटेस्ट फिगर्स भी शामिल कर सकते हैं। तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इन आधारों पर भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग जब आंसर राइटिंग पे क्लास डालेंगे या जब देंगे तो उसमें आपका एक एक पॉइंट कि किस तरीके से आंसर प्रारंभ होना चाहिए, क्या क्या रहने चाहिए, कौन कौन से बिंदुओं पर उसको फोकस रहना चाहिए। उसके बाद में मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर हल करें। तो देखिए मॉक टेस्ट क्या होता है कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और आप कितना कवर कर पा रहे हैं, इस चीज में आपकी मदद करता है। जब आप टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करते हैं तो एक टारगेट हमारे सामने फिक्स रहता है कि हमारा जो पेपर होगा वो 10 दिन बाद है और 10 दिन में हमको इतना सिलेबस कवर करना है। तो वो आपके छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं ना उसको पूरा करने के लिए एक हैबिचुअल वे जो है वो आपको डेवलप कराएगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि भाई मैंने कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में क्वेश्चंस गलत किए हैं। फिर जैसे ही आप घर आएंगे उसका एनालिसिस करेंगे। तो मॉक टेस्ट जो होते हैं ना वो आपकी एनालाइज पावर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब धीरे धीरे जो कमियां होती हैं वो आपकी मॉक टेस्ट के हिसाब से दूर हो जाती हैं। दूसरी चीज, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं आप उनको सॉल्व करिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं ना तो उससे परीक्षा के नेचर के बारे में पता चलता है कि भाई परीक्षा का वास्तविक नेचर क्या है, किस तरीके का पैटर्न है, किन बिंदुओं पर या कौन से पॉइंट्स पर यूपीएससी फोकस करता है। तो धीरे धीरे वो चीजें आपकी डेवलप होती चली जाएंगी। क्वेश्चंस देखने से ये होगा कि मुझे कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, इसीलिए आपकी टेस्ट सीरीज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका, तैयारी के दौरान बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। तो आपको सबसे पहले अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई हैं कि आप डेली रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, व्यायाम कीजिए, ठीक है, और अच्छा भोजन करिए, अपने मन को एकाग्रचित रखिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होगा कि जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं, एक शांत चित्त मन जो होता है जब आपका, तो वो पढ़ने में काफ़ी मदद करता है, जिससे एकाग्रता आती है। और एकाग्रता में जब आप पढ़ेंगे तो चीजें लंबे समय तक ज्यादा देर के लिए आप क्या कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो इसलिए भैया आप सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। इसके बाद में एक अध्ययन योजना बनाएं और उसे फॉलो करें। देखिए हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका, उसकी सिटिंग पावर सबकी अलग अलग होती है। कोई 18 घंटे भी पढ़ता है, कोई 8 घंटे भी पढ़ता है। तो जितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा कवर कर लीजिए कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि आप अपने दिन को 4 से 5 अध्ययन सत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब और पुनरावृत्ति, प्रश्न अभ्यास और मॉक टेस्ट के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। देखो मान लीजिए अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो इस 8 घंटे को आप 2-2 घंटे के 4 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। ये आपके 4 स्लॉट हो गए। तो पहले स्लॉट में मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप हिस्ट्री पढ़िए मॉर्निंग में, फिर आप पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़िए, और ये लास्ट वाले जो 2 घंटे हैं ना इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं,
ठीक है, आंसर राइटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसको डिवाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि जो गोल आपने बनाया उस टारगेट को क्या आपने उतने टाइम में कवर किया। अगर उतने टाइम में कवर हो रहा है तो आपकी तैयारी जो है वो सही मार्ग पर चल रही है। तो छोटे छोटे गोल्स के साथ में आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप क्या करें 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने लग जाएं, इससे क्या होगा, मानसिक संतुलन आपका खराब हो जाएगा। अब इसमें उदाहरण भी आपका दे रखा है कि आपकी योजना सुबह में 2 घंटे सामान्य अध्ययन, दोपहर में 1 घंटे ऑप्शनल और शाम को उत्तर लेखन अभ्यास शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी और बची हैं यूपीएससी के लिए। तो आज बेसिक था कि यूपीएससी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी और जो प्रश्न, जो जिज्ञासाएं अभी आपकी बाकी रह गई हैं वो प्रशिक्षण आईएएस के माध्यम से समय समय पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, आपको उचित मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।